देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। मेरे साथ दूसरे फ्रेम में आप देख रहे हैं डॉक्टर सलीम खान साहब हैं। आप इनको पढ़ते भी होंगे, उन्हें आप सुनते और देखते भी होंगे। मैं देख रहा हूं कि गुज़िश्ता 5-7 साल से लगातार हिंदुस्तानी मुसलमानों को बेदार करने की उनकी सियासी जो जिम्मेदारियां हैं, उस हवाले से बात करते हैं। हिंदुस्तान की जो सियासत जिस तरह से करवट लेती है, काम करती है, उस पर बहुत बेलाग तबसरा करते हैं और लगातार करते हैं। आज डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये 2024 का जो आम चुनाव हुआ है, इसके कितने मीनिंग्स हैं और उन मीनिंग्स में मुसलमानों का जो रोल रहा है, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है इस वक्त, और ख़ुद मुसलमान बहुत खुश है कि उसके वोटों की अहमियत इस बार डिस्कस हो रही है। तो उन्हें क्या करना है, आने वाले दिनों के जो मंसूबे हो सकते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें क्या उनका रोल होना चाहिए हिंदुस्तानी सोसाइटी में, हिंदुस्तानी जमहूरियत में, उस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि एक ऐसा चुनाव हुआ जिसमें हारने वाले खुशी मना रहे थे और जीतने वालों के चेहरों पर बहुत हवाइयाँ उड़ रही थीं। ये पहली बार हिंदुस्तानी जमहूरियत में मैं देख पा रहा था जब से मैं बड़ा हुआ हूँ। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इंसान की जो खुशी और गम है ना, उसका ताल्लुक उसकी एक्सपेक्टेशन से होता है। जी। कि अगर कोई स्टूडेंट है जो ये समझता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो अगर वो 35% मार्क लेकर भी पास हो जाए तो वो खुश होता है। जी। लेकिन एक स्टूडेंट है जो ये कहता है कि जिसकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं डिस्टिंक्शन लाऊंगा, जी। तो वो अगर 70% मार्क्स भी लाए 75 के बजाय, तो भी वो गमज़दा रहता है कि यार मेरे 75 नहीं आए। जी। तो जो एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर किया जिन लोगों ने, वो उस पर खुशी मना। अच्छा, बीजेपी की एक्सपेक्टेशन की बुनियाद क्या थी, आप क्या समझते हैं? कैसे उन्होंने 400 पार का नारा दे दिया? क्या उन्होंने 10 साल का आकलन नहीं किया अपने उन तमाम वादों और दावों का और इम्प्लीमेंटेशन का? देखिए, अगर आप सियासतदान लोगों से मिलते हैं, आप उनके इंटरव्यू लेते हैं, बातचीत करते हैं, तो कोई भी सियासतदान या कोई भी फिल्मसाज प्रोड्यूसर, वो कभी आपको हकीकत की दुनिया में नहीं मिलेगा। किसी भी प्रोड्यूसर से आप बात करेंगे तो वो ये कहेगा कि मेरी फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर होने वाली है जी। और कई बार वो रिलीज भी नहीं होती। सेम टू सेम। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज ना हो तो ये लोग इलेक्शन लड़ नहीं सकते, ये लोग फिल्में बना नहीं सकते। जी। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें एक आम सियासतदान जिसकी जमानत जब्त होने वाली होती है, वो भी रहता है। तो बीजेपी या जो लोग, एक और चीज है, दुनिया में दो लोग हैं, दो तरह के लोग हैं जी। एक लड़ने वाले और एक रोने वाले। जी। तो लड़ने वाला जो है ना, वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता या कम देखता है, या जब उसको पता चलती है तो वो उसको छुपाता है। और रोने वाला क्या है कि वो अपनी कमजोरियों में पड़ा रहता है, अपनी जो स्ट्रेंथ होती है, अपनी जो कुव्वत है, उसको नहीं देखता है और अपनी कमजोरियों को बयान करके हमदर्दी हासिल करने की। ये दोनों में फर्क है। और बीजेपी से आपका लाख इख्तिलाफ सही है नजरियाती, लेकिन ये कि वो एक लड़ने वाली जो है वो एक सियासी जमात है, तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखती थी और उसके अंदर एक जो गुरूर आ गया था, घमंड आ गया था, उन चीज़ों ने भी उसको रोका। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा लगाया, उसके थोड़ा सा आप पस मंजर जाइए, उसके 6 महीना पहले आप चले जाइए। जी। 6 महीना पहले क्या हुआ कि कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ और कांग्रेस को कामयाबी मिली। जी। उसके पहले गुजरात में इनको कामयाबी मिली, उत्तराखंड में इनको कामयाबी। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बराबर सराबर का मामला हो सकता है। और एक कहीं ईस्ट में इलेक्शन हुआ था मिजोरम में, तो उसमें एक रीजनल पार्टी। उसके बाद सब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अब जो सूबाई इंतखाब आएंगे
जो स्टेट इलेक्शंस आएंगे वो सेमीफाइनल है। अच्छा। और वो कौन कौन से थे? वो थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ये 3 बड़ी रियासतें थी, बाकी छोटी रियासत, छोटी रियासतों को छोड़ दो। ये 3 काउ बेल्ट की रियासत थी। इनमें से 2 में कांग्रेस की हुकूमत थी, एक में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हार के जीती थी, यानी इलेक्शन में हार गई थी, लेकिन सिंधिया के लोगों को तोड़ा और सिंधिया को तोड़ा और हुकूमत बनाई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों सूबे जो है वो कांग्रेस ने जीते थे। 2 में उन्होंने 5 साल हुकूमत की और एक में जो है वो उनकी सरकार चली गई, चोर दरवाजे से चली। अब लोग ये देख रहे थे, बीजेपी भी ये देख रही थी और कांग्रेस भी ये देख रही थी कि अगर इनको रिटेन कर लेती है कांग्रेस तो इसका मतलब है कि लड़ाई बराबर की होगी, क्योंकि कर्नाटक के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद थे। और अगर बीजेपी इनसे छीन लेती है तो इसका मतलब है कि बीजेपी इनको दबा लेगी कौमी इंतखाब में, क्योंकि सेमीफाइनल से फाइनल का मामला। अब आप देखिए रिजल्ट कैसे आए। अच्छा, अंदाजे उस वक्त के देखें। उस वक्त ये अंदाजा लगा रहे थे कि भाई छत्तीसगढ़ में तो आउट एंड आउट भूपेश बघेल आ जाएगा। सारे एग्जिट पोल सारे ये बोल रहे थे। जी। मध्य प्रदेश में 19-20 होगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। राजस्थान में एक ट्रेडिशन है बदलने का, तो उसके तहत कांग्रेस को जाना चाहे, लेकिन वो जो अशोक थे वहां के सीएम, उन्होंने बहुत सारी पब्लिक वेलफेयर के काम किए, तो इस बार वो जो ट्रेडिशन है वो बदलेगी। ये संभावनाएं थी ना। अगर ट्रेडिशन रही तो बीजेपी आएगी, लेकिन अगर हो सकता है कि वो उसको बदल दे। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आए देखिए आप। इलेक्शन में मध्य प्रदेश में जबरदस्त किस्म की कामयाबी इन्होंने हासिल कर ली, जो खुद बीजेपी को एक्सपेक्टेड नहीं थी। उसके बाद आप देखें कि छत्तीसगढ़ में जहां कोई इम्कान नहीं था कांग्रेस के हारने का, वहां कांग्रेस आउट एंड आउट हार गई। और राजस्थान में वो ट्रेडिशन बाकी रही, और ट्रेडिशन बाकी रहने की वजह से वहां भी बीजेपी जीत गई। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ, इसने बीजेपी को बहुत बूस्ट किया। अच्छा, एक चीज़ आप जो बता रहे थे कि वहाँ पर राजस्थान में सरकार ने स्कीमें की, एक चीज़ ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 में हारे जो है अखिलेश यादव, तो उन्होंने भी इस तरह की बहुत डेवलपमेंटल स्कीमें लगाई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि लोग डेवलपमेंट करने से वोट नहीं देते, बल्कि बेवकूफ़ बनाने से वोट देते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है कि जब डेवलपमेंट के लिए कोई एक्सेस होता है, उसके बावजूद भी लोग उसे नकार देते हैं? देखिए, इंडियन साइकी जो है ना, हो सकता है पूरी दुनिया में ऐसा हो, हमको उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इंडिया के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इमोशन प्रिवेल करता है। और सरकार जो डेवलपमेंट भी के काम करती है तो लोग ये सोचते हैं ये तो हमारा हक है। इंडिया में 2 चीज़ों की बुनियाद पे इलेक्शन होता है, एक कास्ट, हमारा आदमी, दूसरे इमोशंस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, इस चीज़ में लर्निंग क्या है हिंदुस्तानी शहरियों के लिए, और स्पेशली मैं फिर अलग करूं उसमें मुसलमानों के लिए क्या लर्निंग है? नहीं, मैं अपनी पुरानी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि एक तो ये 3 जगह जीत के समझो एक तरह से सेमीफाइनल बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके पे जीता। अब इनको जो जैसे केक के ऊपर एक टॉपिंग होती है ना, वो इन्होंने किया 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह करके, प्राण प्रतिष्ठान जिसको ये बोलते हैं। तो ये दोनों को मिलाने के बाद इनको ऐसा लगा कि अब हम इलेक्शन जीत गए हैं। मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया था, और मुसलमान भी लोग तो कहते थे कि अब इलेक्शन की जरूरत नहीं है, हो गया।
तो ये चीज ने उनको ओवर 400 हो गए। पार का कहा। और वो भी आप ये देखें कि उन्होंने 370 से जोड़ा। 370 बीजेपी को मिलेंगे, हमने 370 का कानून कश्मीर का खत्म किया। अब अगर 370 मिल जाते हैं तो इससे पहले भी जो है वो 303 से 353 पे पहुंचे थे, राइट? बिल्कुल सही बात। 50 तो थे ही कांग्रेस के बीजेपी के अलावा एनडीए में जो एलिस थे उनके 50 थे। तो अब आप 370 में 50 जोड़ो, 420 हो गया, 420 हो तो गया, 400 पार हो गया। तो वो फॉर्मूला इस तरह से चल रहा था। अच्छा। लेकिन ये कि आप देखिए वर्ल्ड कप में क्या हुआ। वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम सारे मैच जीती और सबको यकीन था कि इस बार तो ऑस्ट्रेलिया को कच्चा खा लेंगे, और इसीलिए मैच ले जाके अहमदाबाद में रखा गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और इसीलिए मोदी जी पहुंचे, अमित शाह पहुंचे। सही बात। लेकिन वो नतीजा नहीं निकला, नतीजा जो है वो उलट गया। तो जिस तरह से खेल में नतीजे उलट जाते हैं वैसे इलेक्शन में भी नतीजे उलट जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते मैं ये जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान को इस इलेक्शन ने क्या मैसेज दिया है, उनके लिए टेक अवे क्या इसमें है? देखिए, टेक अवे इसमें एक बहुत बड़ा टेक अवे ये है कि अगर हुकूमत, ये प्रशासन मीडिया को साथ लेके ये समझने लगे कि हम जो है वो लोगों को इमोशनली एक्सप्लॉइट करके या ख़राब ज़बान में बोलेंगे तो बेवकूफ़ बना के हम इलेक्शन जीत लेंगे, तो ये ख्याल गलत है, ये एक खुशफहमी है। इसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो ये कि जब राहुल गांधी ने ये देखा कि मेरे लिए स्पेस ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि मेरे लिए निगेटिव स्पेस है, निगेटिव स्पेस, तो सड़कों पे उतर गया। उसने सड़कों पे आने का फैसला किया और उसने जो पहली यात्रा निकाला उसके अंदर उसकी एक लॉजिक थी। वो लॉजिक ये थी कि लोग जो है वो लोगों को डराया जाता है, हिंदुओं को डराया जाता है मुसलमानों से जी, और फिर उनके दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाती है, और नफरत जब घुस जाती है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर वो ये सरकार से नहीं पूछता है कि भाई तुमने जो मुझसे वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है वो मोहब्बत की दुकान खोलूंगा नफरत के बाजार में। तो ये एक सोचा समझा वो था, और इत्तेफाक से उस यात्रा के बाद कर्नाटक का इलेक्शन हुआ और उनके फेवर में रिजल्ट्स आए। तो ये उम्मीद बंधी कि साहब हम बीजेपी को हरा सकते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार का मैं बोलता हूं कि हम उसको, आज वो एनडीए के साथ है लेकिन हम इसको भूल नहीं सकते। देखिए, इंडिया में एक यूपीए थी, एक एनडीए थी, जो रीजनल पार्टीज थी उनका कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं था, तो वो तीसरा महाज बनाने की कोशिश कर, तीसरा जो है वो अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल। और उसमें वो कौन लोग थे? ममता थी, उसमें अखिलेश थे, उसमें केसीआर थे, वो लोग नवीन पटनायक से मिले थे, उसमें केजरीवाल। नीतीश कुमार वो आदमी है कि जिसने, जो पटना से दिल्ली आता है और वो दिल्ली आने के बाद सोनिया गांधी से मिलता है और केजरीवाल से मिलता है। ये है टर्निंग पॉइंट। और फिर वो इंडिया अलायंस बनता है, और फिर इंडिया अलायंस बनता है। उस इंडिया अलायंस को झटका लग गया ये 3 जगह इलेक्शन हारने से, इसलिए कि कांग्रेस ने उनको स्पेस नहीं दिया। और उसके बाद कांग्रेस को ये रियलाइजेशन हो गया कि हमको इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए आप ये देखिए कि ममता ने इतना बड़ा काम कर दे दिया कि अपने वन साइडेड सब वो कर दिए, तो भी उन्होंने उसको अलग नहीं किया। केजरीवाल ने भी पंजाब के बारे में क्लियर बोल दिया कि हम जो है वो सब लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने किसी को, वो जो सबक उन्होंने सीखा था ना 3 जगह का, सबको उनके सारे परेशानियों के बावजूद अपने साथ रखा। सही। तो फिर जो दूसरी न्याय यात्रा थी उसमें एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ जो कांग्रेस की तारीख में कभी नहीं हुआ। देखिए, हिंदुस्तान में जो लड़ाई थी बीजेपी के आने से पहले,
वो क्या थी? लोहिया की और कांग्रेस की लड़ाई थी जी। लोहिया जो है वो जात पात की पॉलिटिक्स कर रहे थे, जाति जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय समीकरण वाला जाति समीकरण। और कांग्रेस बोलती थी कि नहीं, हम रिजर्वेशन देंगे, लोग तरक्की करेंगे और ये जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन राहुल गांधी ने ये वो स्टैंड ले लिया जो लोहिया का था, किसकी कितनी भागीदारी। फिर उसने कहना शुरू किया कि सेक्रेटरिएट में 85 लोग हैं, उसमें इतने दलित है, उसमें इतने पसमानदा है, इनकी आबादी इतनी है। ये लैंग्वेज मैंने तो कांग्रेस की हिस्ट्री में कभी नहीं पढ़ी, बल्कि इससे तो झगड़ा था कांग्रेस। सही बात। तो ये जो चीजें हुई जो दूसरी न्याय यात्रा में कि हम न्याय दिलाएंगे, ये चेंजर है। और तीसरा जो चेंजर था वो एक देखिए, जंग जो भी होती है, इलेक्शन भी एक जंग है, जंग ही है। उसमें जो है वो एक आप नर्व वार होता है, साइकोलॉजिकली आप जो है वो अपने मुखालिफ को ढेर करते हो। तो इन्होंने जो 400 पार का नारा लगाया, तो ये चाहते थे कि लोग इसमें उलझें कि 400 आएंगी या नहीं आएंगी, पार होगा या नहीं होगा। लेकिन उसका उल्टा असर ये हो गया कि इन लोगों ने कह दिया कि साहब ये लोग, उनके पहले इनके आदमी ने कह दिया, हेगड़े ने, कि 400 ला के जो है आइन बदलेंगे, वो हम कानून अपने दस्तूर बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। अब जब वो संविधान बदलने की बात आई, ये आग की तरफ फैल तो गई। वो जो है इनसिक्योरिटी जो दलितों में थी, ओबीसीज में थी, बढ़ गई। देखिए, संविधान बदलने का मतलब क्या? आइन बदलने का मतलब है कि आइन के जरिए से जो फायदा मिल रहा है उन्हें मिलेगा, सीधा सीधा फायदा मिल रहा है रिजर्वेशन का, तो आइन बदलेंगे तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट वाली बात थी। तो ये जो चीज है, इसने ये इनके खिलाफ चली गई। जो 400 पार वाला मामला था ना, वो इनके खिलाफ पड़ गया। अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जो कल ओथ ले रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर बड़े ही एक तरह से सम्मान के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को माथे से लगा रहे थे, चूम रहे थे। तो ये जो एक दिखाया गया कि हमारा संविधान से ये कनेक्शन है, तो मुझे लगता है कि वो दबाव जो जिसकी वजह से इनको सीटें कम हुई, और जो बताया जा रहा है कि ये फैक्टर बड़ा काम किया है इलेक्शन में, इनसिक्योरिटी वाला, तो क्या ऐसा है कि वो उससे जवाब दे रहे थे? खाली आप वो तो पेशानी को तो इन्होंने उस दिन भी लगाया था जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया था। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने एक तकरीर लिखी इमरजेंसी पे, हाँ, आप उसको सुनिए। जी जी। वो ये कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक दिन था और इस दिन संविधान खत्म कर दिया गया था। हाँ, जबकि संविधान तो संविधान अब इनको ये बात समझ में आ गया है कि अगर हमने जो है वो एंटी संविधान कुछ बोला, इन्होंने कांग्रेस के बारे में एक चीज मशहूर कर दी जो सच्चाई नहीं थी। वो ये थी कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी है, मुस्लिम अपीजमेंट वाली पार्टी है। तो वो इसी तरह से संविधान, इनको सच्ची बात यह है कि इनको संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, संविधान बदले बगैर ये वो काम कर रहे हैं। लेकिन रिजर्वेशन खत्म करने के लिए सबसे आसान काम क्या है कि आप जो है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को दे, बस खत्म। प्राइवेट सेक्टर को दे ही रहे हैं। जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में जाता है, जैसे ही ठेकेदारी आती है, रिजर्वेशन अपने आप खत्म होता है। तो इनको अगर रिजर्वेशन खत्म करना है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखने की जरूरत नहीं कि रिजर्वेशन खत्म हो गया, चोर दरवाजे से ये काम हो सकता है और हो रहा है, हुआ भी है। सारे अदारे सरकारी से प्राइवेट में चले गए, वो बड़ी बड़ी 5 रत्न चली गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन जो परसेप्शन होता है, वो परसेप्शन अगर इन्होंने नहीं बदला, अगर ये बीजेपी का जो उरूज हुआ है वो कहाँ से हुआ? बीजेपी का उरूज यहाँ से हुआ कि यूपी की मिसाल आप लें तो जो ओबीसी है उसको गोल बंद कर लिया समाजवादी पार्टी ने, मुलायम ने। इन्होंने क्या किया, ओबीसी को बोला कि भाई समाजवादी पार्टी तो यादव लोगों की पार्टी है, तो जो गैर यादव ओबीसी थे उनको इन्होंने अलग किया। बीएसपी में गए तो बोले तो जाटव लोग की पार्टी है, तो गैर जाटव एससी थे उससे उनको अलग किया और उनको अपने पास किया।
तो इनके पास जो ताकत आई है वो ओबीसी की वजह से आई, वो भी किसी वजह और ओबीसी की तादाद ज्यादा है। तो ओबीसी अगर 2 हिस्सों में भी जाते हैं ना तो भी बड़ा बड़ा चंक बड़ा जाता बड़ा है। चंक है। तो अब अगर ओबीसी को ये बात समझ में आ जाए कि ये लोग जो है वो संविधान को खत्म करेंगे और संविधान खत्म करके हमारा रिजर्वेशन छीन लेंगे, और उनको एक बात समझ में आया है कि आज जहाँ पे हम पहुँचे हैं सोशली और पॉलिटिकली, उसमें रिजर्वेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये सच्चाई है। तो ये जो कमंडल और मंडल की लड़ाई है ना, ये लोग ने कमंडल के जरिए से जो नाम निहाद ऊंची जाते हैं उनको तो अपने साथ किया, लेकिन अगर मंडल इनके खिलाफ खड़ा हो जाए तो ये नहीं सर्वाइव कर सकते। अच्छा, मुसलमानों के लिए जो है इसमें क्या है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को मशवरा दे रहे हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों से जो दूरी बनाई और उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से कैंपेन कर दी, तो मुसलमानों को अगर साथ लेती या साथ लेना चाहिए, इस तरह की उनको सबक दी जा रही है। और मुसलमानों के लिए इसमें क्या संदेश है, जो कि मुसलमानों के पिछले 10 साल के अंदर जिनके जो वोट था उसकी अहमियत को घटा दिया गया, कम कर दिया गया, उसको बहुत प्रचार भी किया गया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट कुछ भी नहीं है, उस बैंक नहीं है, लेकिन इसमें देखा गया कि वो एक फिर डिस्कशन होने लग गया है। तो अब मुसलमान कैसे रिएक्ट करे इस पूरे मामले पे? देखिए, मुसलमान उसे कितना खुश होना है, कितना कॉन्शियस रहना है, क्या है ये? देखिए, खुश होने का मतलब ये नहीं है कि वो कॉशियस ना रहे। कॉशियस आदमी भी खुश हो सकता है और खुश होना चाहिए। तो एक चीज़ है जिसको आप बोलते हैं कि आप जो है वो बेफिक्र हो जाते हैं या इजी लेने लगते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि मुसलमानों को खुश होना चाहिए। बीजेपी का मसला ये है कि बीजेपी ने एक ऐसा माहौल बना दिया, अपने वोटर्स को इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ वर्गला दिया है कि अब उसके पास ये चॉइस है नहीं कि मुसलमानों के पास जाए और मुसलमानों को अपना करे। आपको याद होगा मोदी जी इस दौरान जो इंटरव्यू देते थे उसमें उन्होंने 2 मरतबा इंटरव्यू में मुसलमानों का जिक्र किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में तो ये कहा कि भाई मैंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मंगलसूत्र का मामला, ज़्यादा बच्चे का जो मामला है वो तो गरीबियों, सब गरीब जो है, हर हिंदू गरीब के यहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, और मैंने खिलाफ बोला है जो मुसलमानों को अपीज करने वाले लोग हैं, कांग्रेस, उसके खिलाफ बोला है। और मेरे घर के आसपास सब मुसलमान रहते थे और ईद के दिन हमारे घर पे सब खाना नहीं बनता था और हम लोग ताज़िए के नीचे से जाते थे, और अभी भी मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं। और फिर एक टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साहब मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि वो ये सोचें कि कांग्रेस ने उनको क्या दिया है, वो अपने बच्चों के बारे में सोचें, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, और उनके बच्चों का मुस्तकबिल और उनका मुस्तकबिल जो है वो बीजेपी के हाथ में महफूज है। अच्छा, ये 2 बातें उन्होंने, 2 अलग-अलग, एक न्यूज़ 18 के लिए किया और एक इसके लिए किया, टाइम्स नाउ के लिए। लेकिन इसको जो है वो उनके मुखालिफिन ने और उनके हामियों ने, समर्थकों ने और विरोधियों ने, दोनों ने उनके इस गेस्चर को मगरमच्छ के आंसू में डाल दिया। तो उसकी वजह यह है कि अगर वो सीरियसली मुसलमानों के लिए कुछ करें तो उनका हिंदू वोटर नाराज हो जाए और वो इसको एफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे यहाँ और बताइए, अब फिर 5 साल के लिए सरकार बीजेपी की हो गई, पिछले 10 साल थी, और अब ये स्पेकुलेशंस अलग अलग एक्सपर्ट साहब जैसे माहिरीन करते हैं कि भाई नहीं चलेगी, 3 महीने बाद फिर ये होगा, वो अलग बात है, लेकिन सरकार है, सरकार चल रही है। अगर ये 5 साल मान लीजिए फिर चलती है, तो मुसलमान एक शहरी होने के नाते, जो एक गवर्नमेंट से वर्किंग रिलेशन, एक टैक्स पेयर होने के नाते बराबर का हिस्सेदार है, बराबर का शहरी है, बराबर का टैक्स पेयर है, तो यहाँ की स्कीमों के हवाले से, गवर्नमेंट से रुजू करने के हवाले से, गवर्नमेंट से डायलॉग करने के हवाले से क्या करे? क्या उसे उसी तरह से बात करनी चाहिए जैसे वो कभी कांग्रेस के साथ जो है बात करने की कोशिश करता था, या वो एक दूरी जो है एक वो ऐसे ही रहे? तो फिर बड़ा नुकसान होता है। एक पूरी नस्ल 15 साल
5 साल का बच्चा 20 साल का हो जाएगा। देखिए अभी क्या आपने करे एक वो? बात कही कि टैक्स पेयर होने के नाते हम्म, जब किसी से टैक्स लिया जाता है तो ये देखा नहीं जाता कि वो हिंदू है या मुसलमान है या वो हमारा वोटर है या नहीं। नहीं है। जीएसटी तो सबसे लिया जाता है। जिन लोगों ने इस सरकार को वोट दिया उनसे भी जीएसटी वो भी उतना ही जीएसटी देता है जितना जिसने नहीं दिया वो देता है। और उसी के पैसे से सरकार चलती है, उसी के पैसे से ये सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं ये चलती है। तो उसमें सबका हक है। ठीक है। तो मुसलमानों का भी हक है और मुसलमानों को अपना हक मांगते हुए, उसका मुतालबा करते हुए ये एहसास अपने दिल से निकाल देना चाहिए कि हमने इनको वोट नहीं दिया है तो हम कैसे मांगें। और इनको भी ये सोचना चाहिए कि इसने वोट नहीं दिया है तो भी इसका जो हक है ये इसको हमको देना चाहिए, इसलिए कि ये सरकार सबकी है, सबसे पैसा लेती है, उसी पे मौज करती है, तो उसमें से जो सबको देती है तो उसको देना चाहिए। ये चीज़ें सब ऑन पेपर, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली आप ये देखें कि ये सरकार जो इनके वोटर्स है उनको भी क्या देती है। जी सही है। ये सरकार का मामला ये है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनके तो लाखों करोड़ के जो है वो कर्ज माफ हो जाते हैं, उनको दुनिया भर की सहूलतें मिल जाती है। और जो ये हम दो हमारे दो के उसमें शामिल है उनकी तो बात ही मत करो। लेकिन जो आम वोटर है जिसने इनको वोट दिया है, जो इनके लिए सड़क पे मरता है, उसको क्या मिलता है? तो ये तो पूरा निजाम ही ऐसा है कि गरीब से दबा के टैक्स ले लो, उसको पता ही नहीं चलता। जब वो सामान खरीदता है उसको मालूम नहीं पड़ता कि वो टैक्स दे रहा है। एमआरपी पे आप खरीदते हैं तो एमआरपी पे जीएसटी शामिल है। तो गरीब को कोई सहूलत नहीं दी जाएगी। गरीब खुदकशी करेगा किसान। अभी महाराष्ट्र के एक जिले में, अमरावती जिले में, एवरेज हर रोज एक किसान खुदकशी कर रहा है। उन किसानों में कितने होंगे जिन्होंने कि इनको वोट दिया होगा? सही है। तो यहाँ पर जो निज़ाम है इसमें आपको बहलाया जाता है। अच्छा, इस निज़ाम से फिर काम कैसे लिया जाए? क्योंकि एक शहरी होने के नाते आपका हक है कि शहरी की स्कीमों, सरकार की स्कीमें जो भी हैं, सरकार अगर कुछ बनाती है, करती है आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उसमें आपकी हिस्सेदारी है। अब उस हिस्सेदारी के लिए जो एक लाइजनिंग कह सकते हैं या जो एक तरीका है लेने का, वो तरीका अपनाना। अब मुसलमान बीजेपी सरकार में एक हेजिटेंसी का शिकार रहता है। कुछ लोग पीछे के दरवाजे से मिलते हैं, कुछ लोग फ्रंट के दरवाजे से, और जो मिलते हैं उनमें फिर वो अलग अलग तरह की बातें होती हैं कि साहब कोई उनके लिए काम करते हैं। इस सरकार से अगर कोई मिलता है तो ये उनके लिए काम करते हैं। तो अब ये इससे बचने के लिए कुछ लोग पीछे के दरवाजे से जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, बार बार आपसे 2-3 बार कह चुका कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि एक हुकूमत, चुनी हुई हुकूमत से आपका अपना हक मांगने के लिए, आपका अपना लेने के लिए जो अवेयरनेस लोगों में पैदा करना और उनको कनेक्ट करने का काम कौन करे? देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि इस सरकार से आप क्यों मिल रहे हैं अच्छा। और कैसे मिल रहे हैं, इस पे बहुत बड़ा क्लैरिटी है। अगर आप छुप के मिलते हैं तो आप मशकूक होंगे। आप ये बोलते हैं कि हमारे, तो बुलाती ही नहीं किसी को। नहीं ओपन तो बुलाती नहीं। वो कोई किसी को नहीं बुलाएगा। हाँ। कोई हिंदू को भी नहीं बुलाएगा, कोई मुसलमान को नहीं बुलाएगा। जिसको जरूरत है उसको जाना पड़ेगा। कांग्रेस बुलाती थी, बड़ी बड़ी मीटिंगें करती थी, बड़े बड़े चेहरे वहाँ दिखाई देते थे। मैं 3 महीने 6 महीने पे आप एक बात बताइए कि ये लोग कितने हिंदुओं को बुलाते हैं? जिन हिंदुओं की जो तंजीमें हैं उनको जाना पड़ता है ना, हमारा ये काम करो, हमारा ये काम करो। आपका क्या कहना है? मतलब जाना चाहिए हमारी तंजीमों को कोई बना के लाए? देखो, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हम जब ये कहने के लिए जाएंगे कि भाई हमको नुमाइंदगी दो, हमारा मंत्री बनाओ, तो एक आम आदमी सोचेगा कि इसको मंत्री बनना है, सोचेगा ना। लेकिन अगर आप ये बोलें कि ये स्कॉलरशिप आपने बंद की है, ये गलत है,
और हम आपके पास आए हैं कि आप हमसे टैक्स लेते हैं, इसलिए आप ये स्कॉलरशिप बंद नहीं कर सकते। ठीक है। और आप ये बात उनको भी बोलिए और आप ये बात प्रेस में भी बोलिए। तो कौन मुसलमान है जो ये बोलेगा कि आप कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बड़ी अहम बात। तो आपका जो है ना, या कहीं जुल्म हुआ, फर्ज करो बुलडोजर चल गया, आप जाइए सरकार के पास और जाके आप ये कहिए कि आपने ये बुलडोजर चलाया, ये गलत है। आप ये प्रेस में भी आके बोलिए कि हम इसलिए गए थे और हमने सरकार से कहा कि ये गलत है, और हम प्रेस में भी आके बोलते हैं कि हमने सरकार की इस पे तवज्जो दिलाई। कौन मुसलमान बोलेगा कि आपने गलत किया? और आप सिर्फ अपने लिए नहीं जाइए, किसी और पे जुल्म होता है, किसी दलित पे जुल्म होता है, किसी ब्राह्मण पे जुल्म होता है, किसी ईसाई पे जुल्म होता है, किसी सिख पे जुल्म होता है, आप जाइए, आप ये बोलिए कि ये सरकार का काम नहीं है कि जुल्म करे, सरकार का काम है कि जुल्म रोके, और आप इसको नहीं रोक रहे हैं तो ये आपकी गलती है। और आप यही बात आगे प्रेस में बोलिए। असल में इस काम के लिए हम जाना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि किसी तरह हमारी नुमाइंदगी हो जाए, किस तरह का जो है वो हमको पूछ लिया जाए किसी तरह से, किसी बोर्ड में। तो इसके लिए जो है वो फिर पब्लिक के दिमाग में ये आएगा कि ये अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो अगर आप आवाम के मसाइल के लिए जाएंगे किसी भी हुकूमत से, और क्लियर बात होगी कि हम कोई आपका एहसान लेने के लिए नहीं आए हैं, ये हमारा हक है, आपने हमसे टैक्स लिया है, उस टैक्स में से जैसा हिस्सा सबका है वैसा हिस्सा हमारा है, तो हमारे को ये हिस्सा। तो इसकी नुमाइंदगी किसी खास तंजीम को करनी चाहिए? कौन करे? जैसे जमीयत उलमा है, बड़ी बड़ी तंजीमों में 3-4 नाम आते हैं, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुशावरत तो अब पता नहीं कहाँ है। वो छोड़िए, देखिए किस काम के लिए कौन जाएगा वो इशू डिपेंडेंट है। अब फर्ज कीजिए कि स्कॉलरशिप का मसला है, एक मैं बात, तो स्कॉलरशिप के मसले में अगर पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन जाएगा तो कुछ अजीब सा लगेगा। सही बात है। इसी तरह से आपका जो कोई प्रोफेसर्स का ग्रुप है, या कोई एक्टिविस्ट का ग्रुप है, या कोई लोगों को स्कॉलरशिप देने वाला कोई इदारा है, उनका कोई फेडरेशन है, वो अगर जाके बोलेगा कि शरीयत में मुदाखलत मत करो तो भी अजीब लगेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे डिफरेंट इश्यूज है, इसके लिए हमारे फोरम्स होने चाहिए, चाहे लोग इधर उसी में से आए, अलग अलग फोरम। हाँ, और वो फोरम जो है, जैसे मिसाल के तौर पर APCR है जमात का, या जमीयत उलमा का है, तो वो अगर जाता है, वो अदालतों में भी जाता है, लोगों की जमानतें भी करवाता है, वो अगर जाता है इसके लिए डेलीगेशन लेके और ये कहता है कि हम वहाँ गए थे, हमने जो है ये ग्राउंड रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग की और ये रिपोर्ट है और ये इसकी गलती है, आप इसको सजा दो, तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई इसने फील्ड में काम किया, इसने जाके उसकी एडवोकेसी की, इसने जाके प्रेस में अवेयरनेस किया, प्रेशर बनाया, और इसने जाके सरकार से कहा। तो इसका APCR ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ये नहीं बोला कि हमको वजारत कानून में जो है वो कोई अनुदान दे दे, वजीफा कोई मेंबरशिप मिल जाए, ये सब नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ कि इस तरह से अगर हम लोग अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे तो और मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा मसला नहीं है, ये सबका मसला है। कोई भी जो नहीं लड़ता है उसको नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। खाली आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए नारे मिलते हैं। आखिरी सवाल आपसे, आप चूँकि लगातार सियासी तरजीह करते हैं, अब तो वीडियोस भी आपके आते रहते हैं और हर पहलू को आप देखते रहते हैं, मुझे एक सियासी तजज़ियाकार होने के नाते आप दूरदर्शी नज़र रखते हैं, मुझे बताइए कि इस सरकार का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मोदी क्या 5 साल तक रहेंगे या बीच में कोई तब्दीली अब नज़र आ रही है? मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है वो खुद हार गए, बहुत हारा ही कहेंगे, 1.5 लाख वोट से जीते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो उनके साथ हुई हैं, तो उनका जो ग्राफ घटा है, तो क्या वो बीच में रुखसत लेंगे? क्या कुछ ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए भैया, सियासत तो ऐसी चीज़ है और इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि कोई रुखसत लेता नहीं है। लोग पलटू राम के पलटने की बड़ी दुआएं कर रहे हैं। हाँ, अगर इंसान का पैर कब्र में लटका होगा ना तो भी वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़े। ठीक है। तो मजबूरी इंसान को छुड़वाती है।
मेरा ये ख्याल था, बल्कि ख्याल है, कि जो लोग हालात की तब्दीली के लिहाज से अपने आप को तब्दील करते हैं बेशक, वो सरवाइव करते हैं, रियली, और जो तब्दीली को रेजिस्ट करते हैं, वो जैसे कोई तेज हवा चलती है तो जो पेड़ अकड़ के खड़ा हो जाता है टूट जाता वो है। टूट जाता है, और जो उसके साथ झुक जाता है, हवा गुजर जाती है, फिर वो वापस अपनी जगह आ जाता है। तो वो क्या है कि जो चेंज है, सिचुएशनल चेंजेस को आप एकोमोडेट कर रहे हैं, ये एक फितरत का कानून है। ये बीजेपी के कुछ मसाइल हैं जो हम लोग बाहर से नहीं समझ पाते। देखिए, जब आप किसी को, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2014 में फर्ज कीजिए कि मोदी को 240 सीट आ जाती, हाँ, और मोदी जो है वो नीतीश कुमार और नायडू और इसकी मदद से सरकार बना लेते। तो भाई, जैसे अटल जी की सरकार थी, सब लोगों को मिला के उनमें किसी को वजीर बना दिया, किसी को कुछ कर दिया, और अपना नवजात फर्नांडिस को वजीर दफा बना दिया, दे दिला के समझा बना के कर देते। 5 साल के बाद उनको 282 आ जाती। वो तो देखो यार, इतना अच्छा काम किया और लोगों को संभाल के चले, अब अपने बल पे है, लेकिन फिर भी लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं। उसके 5 साल के बाद 303 आ जाते, उसके बाद फिर रिटायर होकर चले जाते। तो लोग ये कहते हैं कि भाई देखो, बीजेपी को एक ऐसा लीडर मिला कि जिसने पहले 242 लाया, 5 साल तक ऐसी सरकार चलाया, उसके बाद अपने बलबूते पे आ गए, और फिर जो है वो बीजेपी को 300 क्रॉस करा के वो चला गया। 75 साल हुई उसकी उम्र, चला गया। और उसके बाद उसने कहा कि भाई अब कोई और को चलना चाहिए। मैंने भी सब लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था, तो मैं भी चला। और इतना अजीम इंसान था, उसने कुर्बानी, त्याग, फलाना ढिगना, अच्छा काम था। लेकिन कुदरत ने जो है ना वो सीक्वेंस को उलट दिया। पहले दे दिया 282, अपने ही बलबूते पे आ गए, किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर लोगों के साथ जो सुलूक हुआ वो तो तारीख का हिस्सा है। सही बात है। यानी आप सोचिए कि शिवसेना के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा, सही बात, और 2014 की बात बता जी, और इन्होंने शिवसेना से कहा कि हम जो है वो रमेश प्रभु को वजीर रेलवे बनाना चाहते। बीजेपी कह रही है शिवसेना ने ये कहा कि भाई ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा हक है कि हम ये तय करें कि हमारे अंदर में से कौन जाएगा, कौन वजीर बनेगा। ये बिल्कुल फितरी जवाब, सही बात है, सही बात है। जिस दिन ये जवाब आया उस दिन सुबह रमेश प्रभु ने शिवसेना से इस्तीफा दिया। उसके 2 घंटे बाद बीजेपी में दाखिल हुआ और वो वजीर रेलवे। अगर 240 होती तो ऐसा नहीं होता, ये 282 का कमाल। अब वो एरोगेंसी जो थी वो 2019 में जब 303 हो गए तो और बढ़ गई। तो अब इन्होंने जो ये कहते कि भाई देखो, हमारे 10 साल हमने सरकार चलाई है, इसके बावजूद एंटी इनक्यूबेंसी एक फितरी चीज है, लेकिन फिर भी हम जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के आए हैं, ये बड़ा अचीवमेंट है। तो लोग बोलते कि हाँ यार, वाकई अचीवमेंट है। लेकिन इन्होंने अपना इमेज ही बना दिया लार्जर देन नॉर्मल। अब उसमें अगर ये कह देते हैं कि भाई वजीर दफा बना दिया फर्ज करो नीतीश कुमार ने, या नायडू को वजीर खजाना बना दिया, अब ये अपने जो वोटर, इनका सबसे बड़ा मसला इनके वोटर्स है, उनको अपने साथ रखना है। इनको ये डर है कि अब ये दौड़ के चला जाएगा। आप देखो CSDS का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 36% लोग राहुल को वजीर आजम देखना चाहते हैं और 32% लोग मोदी को वजीर आजम देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अब जो ये 36-32 है ना, अब इनको ये डर है कि अगर हमने ये दे दिया कि मोदी तो डर गए, मोदी तो दब गए, अब मोदी जो है वो बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, तो पता चला कि ये 36 जो है वो 44 हो जाएगा और ये 32 जो है वो 28 हो जाएगा। तो किसी तरह से अपने वोटर्स को अपने साथ रखने के लिए ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला, पूरा के पूरे सेम वजीर, सारे मंत्री सेम है, स्पीकर भी सेम है,
तो ये इनका ये सारा खेल अपने वोटर्स को, जिसके जाने का इनको खौफ है, उसको अपने साथ रखने के लिए। और नीतीश और नायडू का भी एक मसला है। नीतीश और नायडू जो है वो प्री पोल पार्टनर है। प्री पोल पार्टनर है। प्री पोल पार्टनर का मतलब क्या है कि आपको ये सारी चीजें कि भाई इनमें तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, ये सब आपको मालूम था ना। सही है। उसके बावजूद आपने इलेक्शन से पहले उनके साथ गए। अब आप सरकार उनकी 240 आई तो निकल रहे, तो अवाम को क्या बोलेंगे? सरकार हमने क्यों गिराई? क्योंकि उनके नंबर्स नहीं आए। नंबर्स आते तो हम रहते। तो हिंदुस्तान या कोई भी मुल्क की अवाम इतनी वो पसंद नहीं करती कि भाई इतनी इब्नुल वक्ती नहीं कर पाता है कि भाई तुम सिर्फ नंबर्स के लिए, अगर नंबर आ जाते 240 के बदले 280 होते तो उनके साथ रहते, 240 आए तो आप निकल गए, सरकार गिरा दिया। तो उनको तो इनके साथ रहना पड़ेगा उस वक्त तक, जब तक कि कोई ऐसा इशू ना है कि जिससे अवाम की हमदर्दी उनको मिले। हाँ। और सरकार गिराने का इल्जाम बीजेपी पर जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर नीतीश कुमार ये बोलता है कि जातिगत जनगणना हम पूरे हिंदुस्तान में कराना चाहते हैं, बिहार में हमने कराई है, और इन्होंने हमसे कहा था या नहीं कहा था, सच बोलना झूठ बोलना ये तो लीडरों का कोई मामला ही नहीं है। इन्होंने हमसे वादा किया था कि वो कराएंगे, लेकिन चूंकि वो उससे मुकर गए, इसलिए हम वो कोई मीनिंगफुल बहाना ढूंढेंगे। ये बात। या अगर नायडू ये बोल दे कि भाई देखो मुसलमानों के पहले भी हम हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम जो है उनको 4% देंगे, अब ये रोक रहे हैं, तो अब जो है वो हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो ये चूंकि मुकर रहे इसलिए हम मजबूर है, ये वादा खिलाफी कर रहे हैं, सरकार गिराने की जिम्मेदारी इन पे। इस तरह का कोई इशू या स्पेशल स्टेटस, जाहिर सी बात है, कोई ऐसा इशू जो उनके वोटर्स को सेटिस्फाइड कर पाए, सेटिस्फाई करे, और वो इल्जाम बीजेपी पे। हाँ, तो हमारा हम क्या सोचते हैं कि आदमी को फौरन निकल जाना चाहिए। तो अरे वो दुआएं हो रही हैं, पलटू राम जल्दी से पलट जाओ, पलटू राम। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब हिमाकतें हैं। आप उसकी जगह जाके बैठिए, जाहिर बात है, आप उसका जूता पहन के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उसके भी कुछ मसाइल हैं, उसको अपनी सियासत करना है, उसको आपकी सियासत नहीं करना है। जी बिल्कुल सही है। तो इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी के बारे में एक बात तो ये है कि ये लोग है ना कई जगह से फंस गए। मतलब ये कि आप देखिए, इनको वोटर्स का प्रेशर है, बिल्कुल, वोटर भाग जाएगा। इनके ऊपर संघ का प्रेशर है, संघ का इनके ऊपर पार्टी का प्रेशर है। ये लोग अपने पार्लियामेंट्री सांसदों की मीटिंग कहाँ कर रहे हैं? कर रहे हैं एनडीए की मीटिंग। इनको ये डर है कि पार्टी में जो है लोग बोलेंगे कि नहीं अभी ये थक गए हैं, इनकी जगह किसी और ताजादम आदमी को लाना चाहिए। तो किससे डरोगे आप? वोटर से डरोगे, आप पार्टी से डरोगे, आप अपने परिवार से डरोगे, आप अपोजिशन से डरोगे, आप आवाम से डरोगे। तो इतने सारे बहुत सारे डर। हाँ, तो इन सबको बैलेंस करके ये भी ना नाराज हो, वो भी ना नाराज हो, ये भी ना नाराज हो, तो इस तरह से इनको अब सरकार ये 5 साल डर डर के चलानी है। अब हाँ, जितने दिन भी चले, 5 साल चले, 15 साल चले, या 5 महीने चले, इस सिचुएशन में तो लेकिन डर के ही रहना होगा। डर डर के इनको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग कि भाई इस तरह से मेरा ख्याल है कि ऐसी सरकारें हैं जिनको डर के चलना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है आवाम के लिए मेरे ख्याल है ठीक ही होती हैं, क्योंकि आवाम पर कोई इस तरह का फैसला नहीं ला सकती अगर वो डर डर के रहती हैं। तो ये बात सही है कि जब सरकार बेफिक्र हो जाती है, जब उसको ये लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने देखा ना पिछले दिनों कि जब वो क्या कहते हैं किसानों का मसला था, तो कितना सख्ती बरती गई और कई मसले आए जिसमें कोई सुनने को तैयार नहीं था। इनको ये बात था कि राम मंदिर जो है, हाँ, और मुसलमानों का विरोध, मुसलमानों की 2 चीजें हमारे काम आ जाएंगी, ये हमारे लिए काफी है। ये जो बोलते हैं ना कंप्लेसेंट, ये 2 चीजों ने इनको कंप्लेसेंट बना दिया था कि हमने राम मंदिर का आप ये सोचो, मुसलमान और किसान तो छोड़ दो, जब शंकराचार्य मुखालिफत कर रहे थे, जी, क्या सुलूक किया उनके साथ। सही बात है। अच्छा, राम मंदिर पर जैसे आपने कहा ये दो मुद्दे इनके पास थे।
पहले जब पहला जो मरहला हुआ 19 अप्रैल वाला, तो उस तक तो राम मंदिर उनको को ऑब्जर्वेशन चल रहा था बीजेपी का कि हमें इसके ज़रिए से कितना वोट आ रहा, लेकिन उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब ये नहीं चला तो दूसरा वाला जो एंटी मुस्लिम मुद्दा है, मोदी राजस्थान गए और वहाँ से उन्होंने वो मुसलमान और सारी चीज़ें करना शुरू किया, घुसपैठ और मंगलसूत्र। उसके बाद लगातार आप देख रहे होंगे कि जितनी भी रैलियां हुई हैं, जहां भी वो गए हैं, और रैलियों में तो वही बोलते रहे वो अलग अलग अंदाज में, और फिर उनके लीडर उन्होंने भी उसी तरह अपनाया। तो ये दो चीज़ें जो बड़ी अहम बताई आपने कि इन दो के सहारे ही निकल जाना चाह रहे थे, यही दो उनका फार्मूला था। देखिए, इनका फार्मूला आप देखें कि वैसे तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि ये 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और मोदी जी भी अगर छींकते भी है तो देखते हैं कि इससे कितने वोट मिलेंगे। तो लेकिन ऑफिशियली जो इन्होंने अपनी मुहिम शुरू की, चुनाव प्रचार शुरू किया, तो पहला जो इनकी सभा हुई वो मेरठ में, है ना, मेरठ में वो गोयल जो खड़ा था, अरुण गोयल, वो पहली थी ऑफिशियली, मतलब इलेक्शन का डिक्लेयर हुआ और उसके बाद पहली सभा। उसमें आप देखिए कि मोदी जी का दोस्त है। पहला था राम मंदिर, गोयल रामायण का राम था। दूसरा उनका जो था वो था करप्शन। वो ये कह रहे थे कि हम करप्शन के खिलाफ हैं और ये जितने करप्ट लीडर्स हैं, सोरेन है या केजरीवाल है, इनको हमने जेल में डाला है, और ये जो इंडिया गठबंधन है ये इनका समर्थन इसलिए कर रहा है कि ये करप्शन के समर्थक है। अब उस तकरीर में देखिए, ये 2 पॉइंट पे तकरीर हुई है, राम मंदिर प्लस करप्शन। उसमें उन्होंने इन लीडरों को भी लिया, इनको अंदर किया था, अपने जुल्म को भी जस्टिफाई किया, और इंडिया गठबंधन को करप्शन का सपोर्टर बना के पेश किया। ठीक है, लेकिन पहला जब राउंड हुआ उसमें ये बात सामने आई कि 2 चीजें एक साथ सामने आ गई। एक तो ये कि जो इनके समर्थक थे उन्होंने वोटिंग कम की, वो गए नहीं, पता चलता है कहाँ से लोग जा रहे हैं। जी। और जो इनके मुखालिफ थे, विरोधी थे, उन्होंने जोरों जोर से वोट किया। तो इस चीज ने उनको वो कर दिया। और फिर उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि आरएसएस हमारे लिए उस तरह से काम नहीं कर रहा है, या आरएसएस के लोग मायूस हो गए, व्हाटएवर में भी। जी। आप देखिए कि तीसरे के बाद नड्डा साहब जो है एक इंटरव्यू देते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, उन्हें कह देते हैं उसमें कि हमको जरूरत नहीं है, अब हम जो है वो आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम जब कमजोर थे, छोटे थे, शुरू में उनके समर्थन की जरूरत थी। अभी जो बात वो जो ऑर्गेनाइजर के उसने कहा, उसने यही बात कही कि वो बात गलत नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी जितने भी संस्थाएं हैं वो सब आत्मनिर्भर हों, लेकिन गलत वक्त में वो बात कही गई। लेकिन हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं, तो एक ऐसे वक्त में जबकि लोग मदद करना चाहते थे, आपने ये कह दिया कि हमको जरूरत है नहीं, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इस सरकार की जो शुरुआत होती है करप्शन से होती है, नीट का करप्शन, नेट का करप्शन। आप देख रहे हैं कि हज़ारों लाखों बच्चों का मुस्तकबिल जो है दांव पे लग गया, और बहुत ही मायूसी है नौजवानों में। मैं भी नेट का एग्ज़ाम दे करके लौटा, 24 घंटे में मुझे इस तरह की बुरी खबर मिली, और भी न जाने। तो जो जैसा कि आपने कहा कि मोदी करप्शन के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, और उनकी ये सरकार आती है तो सबसे पहले करप्शन ही सामने आता है। भाई, आप तो सरकार आने की बात कर रहे हैं, इनका जो करप्शन वाला, अगर इनको थोड़ी अकल होती ना तो ये करप्शन के नज़दीक नहीं जाते। आप ये देखें कि इन्होंने अजीत पवार के बारे में कहा कि उसको जेल में जाना पड़ेगा, 700 करोड़ रुपए का उसका करप्शन। अगले दिन उसको जो है इन्होंने डेप्यूटी सीएम बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनके करप्शन को बिल्कुल नंगा कर दिया। सही बात है। तो जब आपके पैर इस तरह से धंसे हुए हैं तो आपको तो करप्शन का नाम नहीं लेना चाहिए।
फिर किस हिम्मत से ये लोग नाम लेते हैं? कहाँ से ये हिम्मत लाते हैं कि करप्शन में डूबे हुए हो, एंटी करप्शन की बात करते हैं? वही सवाल ये है कि आपकी मजबूरी क्या है इलेक्शन में? इलेक्शन में आपकी मजबूरी ये है कि आपने डराने के लिए, देखिए फॉर्मूला कहाँ से शुरू हुआ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को आपने ब्लैकमेल किया और इंडिया गठबंधन से तोड़ लिया जी। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला अच्छा है, तो दूसरे दो कौन खतरनाक जो पोटेंशियल कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं? पोटेंशियल कैंडिडेट सोरेन उसको बोले कि भाई देखो अभी तुम हमारे साथ आ जाओ तो तुमको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सोरेन बोला मैं नहीं आता, उसने अपना इंटरव्यू दे दिया और जेल में चला गया। तो यहाँ से इनका खेल बिगड़ा। उसके बाद इन्होंने सोचा ये दिल्ली में केजरीवाल का मामला करो। केजरीवाल ने कहा कि मैं तो रिजाइन भी नहीं करता। अब ये तो कर चुके, ये इनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हुआ। ये सोच रहे थे कि सारे जो लोग हैं उस जमाने में नवीन पटनायक को भी ये लोग अपने साथ ले रहे थे। बाद में इनको एहसास हुआ कि उसके खिलाफ एंटी इनक्यूबेंसी इतनी ज्यादा है कि इसको साथ लेने की जरूरत नहीं, इसके खिलाफ हम इलेक्शन लड़ सकते। ये बात अखबारों में आई थी कि नवीन पटनायक और की जो बीजेडी है और बीजेपी साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। ठीक है। अगर उस वक्त ये लोग उससे कहते कि हमारे साथ आओ और वो मुखालिफत करता तो वो भी जेल जाता। चलिए ठीक है। तो ये जब इन्होंने कर दिया, तो जब आपने किसी पॉपुलर लीडर को जेल में डाल दिया तो लोगों की हमदर्दी उसके पास आएगी। जी बिल्कुल सही है। तो फिर आपने उनको जेल में क्यों डाला था? करप्शन के इल्जाम में। तो आपको ये कहना ही पड़ेगा कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके पास चॉइस क्या है? सही बात है। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तवील गुफ्तगू की और आप चूँकि एक्सपीरियंस है आपका और लगातार आप नज़र रखते हैं, तो हम आपसे कोशिश करेंगे कि जब भी दरमियान में कोई हलचल हो, कोई उठापट